बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का अध्याय 10, जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसके अंतर्गत देखेंगे सूत्री विभाजन की अवस्थाएं। भाग 1 के अंतर्गत हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से सेल डिवीजन होता है या और सेल साइकिल किस तरीके से कार्य करता है। दैट मीन्स सेल डिवीजन का मतलब क्या है, परिभाषित कैसे किया गया। साथ के साथ हमने देखा कि जो सेल साइकिल है किन तरीके से विभिन्न विभिन्न चक्र होते हैं, कौन से चक्र में क्या चीजें बनती है, क्यों आवश्यक होते हैं, कितने समय के अंतराल में चक्र पूर्ण होता है और कौन कौन की अवस्थाएं जो हैं उसके निम्न निम्न जो है लक्षण होते हैं। आज उसी तरीके से हम बढ़ रहे हैं एम फेज की तरफ, यानी कि सूत्री विभाजन अवस्था की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सूत्री विभाजन अवस्था। सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था। थोड़ा सा पहले वाला रिकॉल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने पढ़ा था ये, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने कल, जो अपन ने भाग पहला पढ़ा, उस पहले भाग के अंतर्गत अपन ने यहां तक पढ़ लिया, जिसको हमने बोला था अंतरावस्था। अंतरावस्था ये कितने घंटे की थी? ये थी 23 घंटे की, हाँ या ना? किसमें? मानव में। फाइन। अब ये जो अवस्था है ये है हमारी 1 घंटे की। अब ये जो एम अवस्था है बच्चों, इसमें बेसिकली क्या होता है आइए देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूत्री अवस्था, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन देखेंगे कि 4 तरह की अवस्थाएं होती है और इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रकों का विभाजन। केंद्रकों का विभाजन। फाइन। जब अपन कह रहे हैं कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी आइए देखें, ठीक है। सबसे पहली है पूर्वावस्था, ठीक है। फिर हम बोलेंगे मध्यावस्था, फिर अंत्यावस्था। अभी इसको मैं और हिंदी में देख लूंगी इस वाले के लिए, और फिर हम बोलेंगे 1 मिनट, हिंदी का नहीं पता, मैं एक बार देख के बता रही हूं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक बार इसका नाम मैं देख लूं बेटा। पश्चावस्था और अंत्यावस्था, देखो गलत लिख दिया ना मैंने। पश्चावस्था, पश्चावस्था एंड अंत्यावस्था। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 फेज। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज एंड लास्ट वन इज अंत्यावस्था, दैट मीन्स टीलोफेज। आज हम देखेंगे बेटा इस वाले पार्ट के अंतर्गत कि कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें बदलती हैं। मतलब एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, वो हमें एक एक स्टेप में रीड आउट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपन पहले अपने टॉपिक पे। सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था। फाइन, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। नाटकीय क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, ठीक है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है, यानी बड़े लेवल पे पुनर्गठन किया जाता है, दोबारा उसको बनाया जाता है। फाइन, जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जनक व संतति कोशिका में, फाइन, जनक व संतति यानी कि जो मम्मा पापा है और जो डॉटर सेल है, जो मदर या हम बोले जो पेरेंटल सेल है और जो डॉटर सेल है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? समान है भाई, बराबर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समविभाजन। दैट मीन्स सूत्री विभाजन, ठीक है, सूत्री विभाजन में क्या हो रहा है बच्चों? जो जनक है ना, और संतति है, जो जनक है और संतति है, दोनों के गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र क्या है? एन एन है ना, तो क्या होगी? बराबर होगी। मैं अभी ये नहीं कह रही कि एन होगी कि 2n होगी, मैं कह रही हूं कि जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? यहां पर बराबर होगी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? समसूत्री। देखो, सम यानी कि समान संख्या हो, किसकी? गुणसूत्रों की। क्लियर बात? सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्था में विभाजित किया है। हमने बोला केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, हमने यही तो बोला, कैरियोकाइनेसिस के 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े अपन। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। गॉट इट? देखो अब क्या होता है, किसी किसी को ये अवस्था याद नहीं रहती है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब अपन नेट की तैयारी करते हैं, जब अपन देखो, एक तो होता है नीट, एक होता है नेट। ठीक है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। कौन से वाले? जो आपके सर्जन होते हैं, एमबीबीएस वाले होते हैं। लेकिन जब नेट का एग्जाम दोगे तो प्रोफेसर वाले डॉक्टर बनोगे। ठीक है, जो स्टडी वाले, बेसिकली रिसर्च वाले या जो साइंटिस्ट होते हैं वो बनोगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए पीएचडी का प्रोग्राम होता है। ऐसे ही हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पीएचडी के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीमेट। ठीक है, एमपेट बोलते हैं वैसे, मतलब ये स्पेलिंग ऐसे होती है, देखो याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, एमपेट। लेकिन यहां पर अपने पास क्या है, पी पहले है, क्यों? क्योंकि प्रोफेज है ना। या तो आप बोल दो पीएम एट टाइम। देखो वापस इसको एक बार रफ करती हूं, ऐसे वो हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो अपने पास है पीएम ए टी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, ऐसे याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम। तो तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि भाई कौन सी पहले प्रोफेज आ रही है, या पहले मध्यावस्था आ रही है, कि पहले अंत्यावस्था आ रही है, कि कोई जो है पश्चावस्था आ रही है। इस अवस्थाओं को ध्यान रखने के लिए अपन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम। ठीक है, PMAT या पीमेट भी बोल सकते हो, पीमेट है ना, या तो ऐसे कर लो पी मेट। ठीक है, पीमेट बोल दो, लेकिन पीमेट बोलोगे तो आपको ये ए ध्यान नहीं रहेगा बेटा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो, पीमेट इसमें ही ए आ रहा है ना। नहीं तो ये याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज, एम फॉर मेटाफेज और पी फॉर प्रोफेज। क्लियर बात? अब पूर्वावस्था यानी कि हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में।
हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद, अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेप क्या है सेल साइकिल के बाद में। तो सेल साइकिल के बाद में जैसे ही आप G2 से S उसमें जाओगे M फेज में, देखो आ जाओ वापस से, जैसे ही आप G2 से M फेज में जाओगे, है ना, ये साइकिल कंप्लीट कर रहे हो आप, है ना, यहां से तुम जैसे ही M फेज में जाओगे तो यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है कि कैरियोकाइनेसिस कितनी अवस्था में बोला गया है कि भैया पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज होगी, हाँ या ना। तो ये प्रोफेज क्या हुआ, इस कैरियोकाइनेसिस के लिए पहला स्टेप हुआ ना, पहला कदम या पहला पड़ाव, पहला कदम या पहला पड़ाव हुआ क्या कैरियोकाइनेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि सूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन हो रहा है। सूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन हो रहा है, तो तुम बोलोगे भैया कैरियोकाइनेसिस है तो पहला पड़ाव कौन सा होगा हमारा, प्रोफेज होगा, हाँ या ना, प्रोफेज ही होगा, डेफिनेटली है, हाँ या ना, समझ में आया। अब हम देखते हैं S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनते हैं। ये तो हमने बोला ही भाई, S और G2 में, अभी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, वापस से। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय पदार्थ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो नीट में पूछा जाता है। वापस से सुन लो, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन, यानी कि अब वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है, संघनित हो रहा है, संघनित, ठीक है, का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। यदि तुम्हें बोले जाए कि भैया कोई सेल है, डिवाइड कर रही है, तुम्हें प्रोफेज अवस्था देखनी है, तो तुम क्या देख रहोगे कि भैया अभी जो क्रोमोसोम है अभी कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं, कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रों का द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। यानी कि अब अपने पास क्या होता है कि जो गुणसूत्र का जो द्रव्य है, ठीक है, जो गुणसूत्र के अंदर द्रव्य है, मैट्रिक्स है, वो अपने पास क्या होने लगेगा, स्पष्ट होने लगेगा। तारक का आय व तारक केंद्र, अभी अपन इसको उसमें बनाएंगे, ठीक है, एक स्लाइड लेंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा, एक बार पढ़ लो, एक पिक्चर बन जाती है पढ़ने से। तारक काय व तारक केंद्रों जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हो जाता है। तारक काय और तारक केंद्र, ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान ही क्या हो जाता है, वो द्विगुणन हो जाते हैं। ठीक है, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन पहले क्या हुआ देखो, ठीक है। हमने पार्ट फर्स्ट में ये बात करी थी कि जो सेल साइकिल होता है उसमें अवस्थाएं होती है। G1 में क्या होता है, G1 में जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, पोषण, न्यूट्रिएंट जो है वो बनता रहता है, उसका संश्लेषण होता है या बनता है, और इसी के साथ में जो सेल है उसमें वृद्धि हो जाती है। G1 में क्या होती है, सेल में वृद्धि हो जाती है, और वो किसके लिए प्रिपेयर होती है कि जो सेल है वो जो उसका डीएनए है वो प्रतिकृतिकरण कर सके, वो G1 में काम करती है। ऐसा S में हमने बोला, S में हमने क्या बोला कि जो डीएनए है वो कैसा हो गया था, द्विगुणित हो गया था, है ना। हमने बोला था 2C से 4C हो गया था, यही बोला था कल।
आई मीन टू से पार्ट 1 में डीएनए द्विगुणित हो गया, उसका जो संख्या, जो उसका वो है, क्या बोलते हैं, उसकी जो मात्रा है वो द्विगुणित हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि जो तारक केंद्र है और तारक काय, ठीक है, तारक केंद्र और तारक काय। अब ये देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या होंगे, द्विगुणित हो जाते हैं, गुणन हो जाता है। एक ऐसे बन जाता है, एक है तो ये 2 बन जाता है। किसमें, एस फेज में। किस में होता है ये, एस फेज में ही ये 1 से 2 बन जाते हैं। क्लियर बात, ये बात समझ में आ गई है ना, यही बोल रहा है। अब ये बोल रहा है जो प्रोफेज है बच्चों, है ना, प्रोफेज अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड लेंगे। ठीक है, एक होती है अर्ली एवं लेट प्रोफेज। अर्ली यानी पूर्व व, अब मेरे को इसकी हिंदी तो नहीं आती लेकिन मैं लिख रही हूं, पूर्व और पश्चात वाली प्रोफेज अवस्था यानी कि पूर्वावस्था। ठीक है, अब क्या क्या होता है बेटा, देखो एस फेज में तुमने बोला ठीक है, एस फेज में हमने बोला कि ये क्या हो गए, जो हमारे वो है, क्या बोलते हैं, जो डीएनए है वो क्या हो गए, 2 गुनी हो गए, यानी कि 2C से 4C में हो गए। लेकिन जो क्रोमोसोम था, जो गुणसूत्र था, वो क्या है, 2N थे और 2N ही रहे। ये हमने बात करी थी एस फेज में, हाँ या ना। अब हमको प्रोफेज में जाना है, प्रोफेज में जाना है तो ये देखो प्रोफेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर अभी इसकी हिंदी भी बता रही हूं बेटा। जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। कब, जब अर्ली प्रोफेज होगा। कब होगा ये, अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में होगा। ठीक है, और जो गुणसूत्र है ये अभी कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, ये संघनित होना स्टार्ट कर देंगे। कब, अर्ली फेज में। तो हम लिख सकते हैं संघनित, संघनित होना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, संघनित होना प्रारंभ कर देंगे कौन, गुणसूत्र। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर गायब हो जाएगी। लेट प्रोफेज में क्या बोलेंगे अपन, लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट करेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई, लुप्त हो जाती है। ठीक है, और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम संघनित हो जाते हैं। ठीक है, और तारक काय व तारक केंद्र
तारकाय और तारक केंद्र पोल्स ध्रुव की ओर मूव करते हैं, ध्रुव की ओर गति करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, है ना? अब देखो मैं एक बार कलर चेंज करूं बेटा। अर्ली व लेट प्रोफेज, ठीक है। अर्ली और लेट प्रोफेज में आप देखोगे, देखो यहां पर ये लिख रहा है लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो ये जो है तारकाय और तारक केंद्र ये द्विगुणित हो चुके हैं एस फेज में, है ना? ये द्विगुणित हो गए हैं एस फेज में। और जो गुणसूत्र हैं अभी कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है तुमको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसॉल्व होना स्टार्ट कर रही है, यानी कि लुप्त होना स्टार्ट कर रही है। ये जैसे ही लेट प्रोफेज में जाएगी तो तुम देख रहे हो तारक केंद्र और तारकाय ध्रुव पर पहुंच गए हैं, पोल्स पर, और एस्टर फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन। ये एस्टर्स होते हैं ऐसे, ये इस तरीके से जो निकलते हैं इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो गए हैं, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड यानी कि संघनित, ठीक है, संघनित हो गए हैं। यहां तक क्लियर? अब देखो कौन कौन सी घटनाएं जो हुई है किसमें, प्रोफेज में। अब अच्छे से देख लो, चित्र से भी समझा दिया, वैसे भी अब क्या क्या डिटेल है वो देखो। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र बन जाता है। ये जो द्रव्य है, ये दिख रहा है यहाँ पे द्रव्य, ये द्रव्य संघनित हो जाता है और ठोस बन जाता है, ठीक है, ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये सेंट्रोमियर क्या है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये अपन ने कल ही बात कर ली थी। सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये कब है, प्रोफेज अवस्था में। ध्यान रखना क्या क्या चेंजेस आते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारकाय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। जिस भी कोशिका, अब देखो तुम यहां पर देखो, ध्रुव यहां पर थे पहले, ये ध्रुव यहां रह गया और ये ध्रुव खींच के यहां आ गया। इस तरीके से अपने अपने कहां पहुंच गए, अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, तारकाय और तारक केंद्र। प्रत्येक तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एस्टर, एस्टर बन गई जिसको हम बोल रहे हैं तारक, इसको हम बोल रहे हैं तारक। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद नहीं आना है अपन को, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ रहा है क्या, ये है अपना तारक। अब देखो ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, ये मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र। क्यों, देखो देखो कैसे, हमने बोला कि ठीक है, अभी ये कुछ ऐसा सा, ये जो है लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर है। किसका है, लेट पूर्वा अवस्था का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें ये है हमारे तारक। एक और स्लाइड लेंगे, सुंदर सा चित्र बनाएंगे, आ जाओ, ठीक है। लिख देती हूं पूर्वावस्था, ठीक है।
ठीक है, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तारक काय व तारक केंद्र ध्रुव पर चले गए। ठीक है, ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो चुकी है ना, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई है। फिर तारक का निर्माण हो गया है। ठीक है, तारक का निर्माण हो गया। फाइन, अब हमारे पास क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर भाई जो सूत्री विभाजन होगा उसके लिए तैयारियां चल रही। कैसे, अब तुम्हें पता है कि ये, लेकिन ये फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ये आएंगे यहां पर इसको पकड़ लेंगे, ये आएंगे यहां पर इसको पकड़ लेंगे और ध्रुव की तरफ खींचेंगे, यानी कि मेटाफेज मध्य अवस्था की ओर जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, आगे जाकर के कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, एक गुणसूत्र उधर चल जाएगा, एक गुणसूत्र इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। ये आगे जाकर के प्रोसेस होगा। पूर्वावस्था आगे समझ में अच्छे से। तो तंतु और तारक मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, नीट के लिए भी, और तुम्हारे कभी भैया 11-12 में हो तो प्रैक्टिकल तो होंगे ही होंगे, है ना, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी तुम्हें आना चाहिए और आगे जाकर के तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इसमें गोल्जी काय, इंपॉर्टेंट बात है, रुको कलर चेंज कर लूं मैं, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रिका, केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आओ लिख लें अपन। गोल्जी काय, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, और क्या क्या बोला है अपन को, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका यानी ER, ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका और केंद्रिका, ये सब लुप्त होती हैं और हमें पता लग जाता है ये प्रोफेज है, ये प्रोफेज है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे प्रोफेज अवस्था को फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब सुन लो, सब कुछ छोड़ दो, एक बार मेरे को सुन लो, सब कुछ छोड़ दो, एक बार मुझे सुन लो। पूर्वावस्था में देखो, एस अवस्था से लेकर के G2 अवस्था में क्या हुआ, हमने देखा कि जो DNA था, है ना, वो द्विगुणित हो गया, 2C से 4C हो गया, लेकिन गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो बराबर रही थी। फिर हमने बोला कि भाई जो सूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और बात पढ़ी, हमने पढ़ी कि भैया इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। उसमें से हम पूर्वावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो पूर्वावस्था में हमने क्या पढ़ा कि जो केंद्रक विभाजन का पहला पड़ाव है, केंद्रक विभाजन का पहला पड़ाव कौन है, हमारी पूर्वावस्था है। पहली बात, पूर्वावस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं भैया, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। तारक काय और तारक केंद्र जो द्विगुणित हुए थे, कहां पर, एस फेज में, जो तारक काय और तारक केंद्र एस फेज में द्विगुणित हुए थे, वो प्रोफेज में आकर के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, है ना, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर तारक का निर्माण होता है, यानी कि एस्टर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने बोला कि ये आगे जो सूत्री विभाजन होगा उसके अंदर ये बहुत मेन रोल अदा करेंगे। फाइन। इसके अलावा हमने क्या बोला कि जो गुणसूत्र हैं वो कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए,
ये बोली हमने बात। इसके अलावा बोला भैया यदि तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे कौन सी अवस्था है, तो पूर्वावस्था में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगी, केंद्रिका नहीं मिलेगी, ईआर नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा। तो आई होप कि पूर्वावस्था तो आपको अब अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। पूर्वावस्था के प्रमुख लक्षण एक बार और देख लो, जो मैंने बोला वही चीज। क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में न होकर, पहले क्रोमेटिन यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में, जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में होता है। भाई क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में पहले फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही लेट प्रोफेज आई वो कहां पर होगा, महीन धागे में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर बात, मतलब क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र संघनन की क्रिया विधि के कारण छोटे व मोटे होने लगते हैं। गुणसूत्र कंडेंस्ड हो रहे हैं, पहले देखो ऐसी फॉर्म थी, पहले ऐसी फॉर्म थी, अब क्या हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए प्रत्येक गुणसूत्र। अब देखो मोटे और छोटे भी बोला है, ये कैसे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, फिर ये छोटे भी हो गए और मोटे भी हो गए, हाँ या ना। प्रत्येक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो है वो दिखाई देने लगते हैं, और अर्ध गुणसूत्र में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये जो अर्ध गुणसूत्र है, ये जो अर्ध गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा। समसूत्री तरकु सूक्ष्म नलिकाएं बनने लगती है, यानी कि ये जो है माइक्रोफिलामेंट ये बनने लगते हैं। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ये है प्रोफेज के लक्षण। अब है मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। ठीक है, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप में विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। क्या हुआ, यहां पे बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया, मैं यहीं पर ही समझा देती हूँ। ठीक है, ये ध्रुव पर पहुंच गए थे, ठीक है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, है ना, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होने लगेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है। तो यहां क्या बोला कि भैया पूर्वावस्था से ये कहां गया, मध्यावस्था यानी कि द्वितीय अवस्था में प्रारंभ हो गया। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। सुनो, ठीक है, ये है पूर्वावस्था। अब ये किस में जा रही है, मध्यावस्था में। मध्यावस्था में क्या होगा बेटा, देखो ठीक है, इनको बोलते हैं अपन स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और यहां पर होते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब क्या होगा, गुणसूत्र जो है अभी तो बेटा ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है अभी
ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। गुणसूत्र जो हैं, गुणसूत्र अभी फैले हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया? अभी तक अपन ने यहां पढ़ा। अब देखो, इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, यानी कि कंडेंस्ड हो जाते हैं, प्रॉपर संघनित हो जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। आ जाओ, अब क्या होगा? गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। तो तुम मेटाफेज में क्या देख सकते हो? गुणसूत्र को कंडेंस्ड अवस्था में देख सकते हो, प्रॉपर तुम्हें दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट रूप से गुणसूत्र, ठीक है। यही वह अवस्था है जहां गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में, या प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। मध्य अवस्था में, ठीक है। मेटाफेज में गुणसूत्र चूंकि कंडेंस्ड हो जाते हैं प्रॉपर, देखो प्रोफेज में स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, संघनित होना स्टार्ट होता है, लेकिन हम बात करें मध्य अवस्था की तो पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं, जिससे कि वो कंडेंस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं तो अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति अर्धगुण सूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये है हमारे स्पिंडल फाइबर, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है। जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। और जो एक काइनेटोकोर है बेटा, पता नहीं कलर दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। ये कौन है? काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। अब सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु के जुड़ने को स्थान ये संरचना काइनेटोकोर है, जो दूसरे कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो है तर्क तंतु बोलते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर को तर्क तंतु। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये जो काइनेटोकोर है, अपना डायग्राम कहाँ है, यहाँ आ जाओ, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, रुको। आज अपन सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, चलो। काइनेटोकोर, तर्क तंतु, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बेटा, अब ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। ये बंदा कहता है मैं लूंगा और ये एक बंदा कहता है मैं लेता हूं।
तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को ध्रुवों की तरफ, ये गुणसूत्र जो है ध्रुवों की तरफ खींचते जाते हैं। यहां पर एक प्लेट बन जाती है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, मध्यावस्था प्लेट, जहां पर इस मध्यावस्था प्लेट पर क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है आकर के एक स्थान पर बैठ जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सूक्ष्म नलिकाओं के बने तर्क तंतु के जुड़ने से के स्थान पर ये संरचना है। कौन सी संरचना है, काइनेटोकोर। भाई तर्क तंतु कहां जुड़ेंगे गुणसूत्र पे, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जैसे यहां जुड़े, जैसे यहां जुड़ रहे हैं, भाई ये तर्क तंतु है, ये गुणसूत्र है, तर्क तंतु गुणसूत्र पे यहां जुड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। मतलब यहां से निकलते हैं और यहां पर गुणसूत्र के एक जगह ये जुड़े हुए होते हैं। मध्यावस्था के सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। मध्यावस्था के सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित होते हैं। कौन सी मध्य रेखा, ये जो है इसको मैंने क्या करा, मध्य रेखा बोला, जिसको मैंने बोला ना अभी मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट यानी कि मध्य रेखा। फाइन। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अपन ने क्या जोड़ा, एक तरफ से ये जुड़ गया, एक तरफ से ये जुड़ गया, आधा आधा गुणसूत्र जुड़ा ना, हाँ या ना। भाई ये क्या है, रुको कलर चेंज करने दो। ये देखो, ये एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है ना ये। अरे भाई ये एक गुणसूत्र है। अब क्या करा तुमने, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या हुआ, अलग अलग बट गए। आधा गुणसूत्र उधर चला गया, आधा गुणसूत्र इधर चला गया। यही कहना चाह रहा है। तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है, वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा रहता है। काइनेटोकोर से कहां है, ये देखो, एक तो गुणसूत्र से जुड़ा रहता है और एक इसके विपरीत ध्रुव पर, और ये एक इसके विपरीत ध्रुव पर जुड़ा रहता है। तभी तो स्ट्रेच होगा। एक बंदा उधर खड़ा, एक, अब जैसे मैं हूं गुणसूत्र, है ना, एक हाथ कोई मेरे अंदर खींच रहा है, एक हाथ मेरा कोई इधर खींच रहा है, है ना, तो भैया इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो क्या होगा, मेरी डिवाइड बॉडी जो है वो कट जाएगी, आधा भाग उधर और आधा भाग इधर। समझ में आया। तो गुणसूत्र भी एक काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर मुझसे भी जुड़ा हुआ है और किसी और ने भी वहां से पकड़ रखा है। ये काइनेटोकोर मुझसे भी जुड़ा हुआ है और एक इधर से, तो ये कहता उधर चल, ये कहता उधर चल। अभी मेटाफेजिक प्लेट पे मैं हूं, ये कौन सा है, मेटाफेजिक, यानी कि मध्य रेखा। मध्य रेखा पे हूं, तो भैया दोनों जोड़ लगा रहे हैं, इधर इधर इधर। क्या हुआ, फाइनली मैं बीच में से कट हो गई, बीच में से मैं कट हो गई, आधी उधर चली गई और आधी इधर चली गई। ये कहना चाह रहा है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र, सुन लो, मध्यावस्था में जिस तल पे गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। भाई ये मध्य रेखा, मध्य रेखा पर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यावस्था, मध्यावस्था पट्टिका। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट को हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। अब कौन कौन से गुण जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मध्यावस्था में देखे जाते हैं, आ जाओ। गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होकर मध्यावस्था पट्टियां बना लेते हैं। गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र तर्क तंतुओं से गुणसूत्र बिंदु से जुड़े बन जाते हैं, यानी कि काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु पर पट्टिका पर एवं भुजाएं ध्रुवों की ओर होने लगती है। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि सर्वाधिक संलग्न होते हैं। अब सुन लो, सब कुछ खत्म करो, सुन लो।
मेटाफेजिक अवस्था में गुणसूत्र सबसे पहले सघनित बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। एग्जाम के तौर पे ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, ये एक स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है, तर्क तंतुओं का निर्माण होता है, जहां पर काइनेटोकोर होते हैं। काइनेटोकोर होता है ऐसी संरचनाएं जो गुणसूत्रों के एक तरफ जुड़ी रहती है और एक तरफ ध्रुव के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ध्रुव जो है आधे गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचता है और दूसरे गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो एक मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। आज हमने जो है मध्यावस्था में यही देखा, पूर्वावस्था में हमने देख लिया। तो यानी कि ये जो भाग 2 है ये हमारा यहीं खत्म हो गया, जिसमें हमने पूर्वावस्था और मध्यावस्था अच्छे से पढ़ ली है। फिर जब अपन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हम देखेंगे हमारी पश्चावस्था और अंत्यावस्था किस तरीके से होती है। तो जल्द ही मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। यदि आपको इस वाले पार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। जब तक धन्यवाद।